मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी। वह आखिरी सबक। विश्व की क्लासिक कहानियाँ। लेखक अल्फांजो दादे फ्रेंच। उस दिन सवेरे स्कूल जाने में मुझे बहुत देर हो गई थी। मन में बड़ा डर लग रहा था। वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हेमिल मास्टर साहब ने यह जो कह दिया था कि मैं सबसे सकारात्मक और आक्रामक क्रियाओं की परिभाषा पूछूंगा, और मुझे एक फूटा शब्द भी याद नहीं था। एक क्षण के लिए मेरे मन में आया कि आज स्कूल ही न जाऊं और सारा दिन इधर उधर कहीं घर से बाहर ही बिता दूं। दिन बड़ा अच्छा था। आसमान साफ था और मीठी मीठी धूप फैली हुई थी। सड़क के किनारे वाले जंगल में चिड़िया खूब चहक रही थी और लड़की चीरने की जो मिल है, उसके पिछवाड़े सिपाही कवायद कर रहे थे। यह सब कुछ उन आक्रामक और सकारात्मक क्रियाओं से कहीं ज्यादा दिलचस्प था, लेकिन फिर भी अपनी तबीयत को रोकने का बल मुझ में था। इसलिए मैंने स्कूल की तरफ लंबे लंबे डग बढ़ाए। टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ इकट्ठी है। गत 2 वर्षों में लड़ाई हारने, सेनापति की आज्ञाओं बचत यदि की जिंदगी भी बुरी खबरें थी। वे सब इसी बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित हुए थी, और मैंने चलते चलते ही सोचा, अब कौन सा नया मामला उठा खड़ा हो। पर मैं रुका नहीं। बरस कर तेजी से लमक कर चलने लगा। डॉक्टर लोअर, जो अपने नौकर के साथ बड़ा वहाँ बुलेटिन पढ़ रहा था, चिल्लाया, बबुए, भागो मत, जाओ। वक्त से बहुत पहले स्कूल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं अपनी उसी रफ्तार से चलता गया। हफ्ता स्कूल पहुंच गया। स्कूल लगने पर हमेशा ही इतनी शोरगुल होता था कि वह सड़क पर सुनाई पड़ता था। डेस्क खुलने बंद होने की फटफटाहट, जोर से एक साथ सबक पढ़े जाने की एक तेज आवाज, यहाँ तक कि ठीक शब्दों की समझने के लिए कान पर हाथ रखने पड़ते थे। और सबसे ऊपर मास्टर साहब के रूल का रोल, जो उसे बार बार मेज पर घटक पटकने से होता था। किंतु इस समय सब कुछ शांत था। मैं सोच रहा था कि जब मैं चुपके
चुपके से जाकर अपने डेस्क पर बस बैठने की कोशिश करूंगा तो बड़ी हलचल मचेगी, परंतु उस दिन वास्तव में सब ऐसी चुप नजर आ रहा था जैसे कि इतवार की सुबह है। खिड़की में ही मुझे दिखाई दिया कि क्लास में सब लड़के अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और हेमिल मास्टर साहब अपना रहे वाले भयानक रूल बगल में दाबे हुए चक्कर काट रहे थे। मुझे सामने के दरवाजे को ही खोलकर अंदर क्लास में घुसना पड़ा। अंदाज लगाया जा सकता कि उस समय मैं कितना डर सहमा हुआ होऊंगा। किंतु कुछ हुआ ही नहीं। मास्टर साहब ने बड़ी मुलायमियत से कहा, बच्चों फैज, जाकर जल्दी से अपने जगह पर बैठ जाओ। हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे। बेंच पर उतरकर मैंने अपने डेस्क पर जा डटा जब तक कि मेरा डर कुछ दूर नहीं हो गया। मैंने नहीं देखा कि मास्टर साहब आज हरा कोट, चुन्नाटेदार कमीज और काली रेशमी टोपी, सबकी सब चीजें बेल बुतों से कड़ी हुई पहने हुए हैं। यह कपड़े वे केवल उस दिन पहनते थे जिस दिन इनाम बढ़ता था। यही नहीं बल्कि सारा स्कूल एकदम शांत और गंभीर था। और मुझे ताज्जुब तो सब हुआ जब मैंने देखा कि पिछली बेंचों पर जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, वह लोगों भी बिल्कुल हमारी तरफ चुप बैठे थे। तिपंगा लोट लगाया बुढ़ा ऐसर बैठा था जो किसी जमाने में नगर का मेयर था। इसके सिवाय एक भूतपूर्व पोस्ट साहब की भी अन्य कई व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे। सबके सब मतमी मुद्रा बनाए हुए थे। हुसर साहब अपने साथ एक पुरानी फटी चितड़ा प्राइमर उठा लाए थे। उसे खोले हुए अपने घुटने पर रखे थे। उनकी बड़ी बड़ी ऐनक भी उसी पर रखी हुई थी। मैं यह सब देखकर आश्चर्य ही कर रहा था कि हेमिल साहब अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसी मुलायम तथा विनम्र स्वर के जिसमें कि आते आते ही मुझे बोले थे, कहने लगे, लड़कों,
आज मैं तुमको सबक पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से आज्ञा आई है कि अल्जक और लेरिन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए। तुम्हारे लिए कल से कोई नई मास्टर साहब आ जाएगी, इसलिए आज फ्रेंच का यह तुम्हारा आखिरी सबक है। खून ध्यान से पढ़ना। और यह शब्द मेरे कानों पर जैसे बिजली की तरह गिरे। अब समझ में आया मुकद्दे तो ने उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। फ्रेंच का मेरा आखिरी सबक। आखिरी। और अब तो मुझे अच्छी तरह लिखना भी नहीं आया है। और यही सब खत्म है। मैं अब आगे नहीं पढ़ सकूंगा क्या? हाय हाय, मैंने अभी तक अपने सबक न याद करके कितना बुरा किया। बेकार ही चिड़ियों के अंडे की तलाश में घूमता रहा। बेकार ही अपना वक्त इधर उधर आवारागर्दी में खोया किया। वे किताबें जिनकी सूरत देखकर मुझे बुखार चढ़ता था, व्याकरण इतनी भारी थी कि ले जाने में आफत पड़ी थी। और वह महात्माओं की कहानियाँ आज सब मुझे पुराने दोस्त की तरह लग रहा थी। जिनसे जुड़ा होना अब असंभव मालूम हो रहा था। और बेचारे मास्टर भी हो तो वे अब हमेशा के लिए जा रहे हैं और मैं अब उन्हें भी नहीं देख सकूंगा। सिर्फ इस कल्पना मात्र से ही मैं हेमिल साहब सख्ती क्यों भूल गया और भूल गया उनके उस लोहे के रूल को भी। हाय बेचारा, आज इस आखिरी सबक के उपलक्ष्य में ही तो उसने अपने इतवार वाले बढ़िया कपड़े पहने थे। हाँ, और मेरी समझ में आया कि गांव के वे वृद्ध सज्जनगण क्यों पीछे बैठे थे और इतने सुस्त थे। अब वे फिर कभी स्कूल में आ जो नहीं सकेंगे। मास्टर साहब की 40 वर्ष की सेवा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और उसे देश का अभिनंदन करने, जो अब उनका नहीं रहा था, वे लोग आए थे। मैं यही सोच विचार कर रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया। अकर्म क्रिया की परिभाषा सुनाने का अब मेरा नंबर था। क्या उस अकर्म क्रिया की
कठिन परिभाषा को बिना एक ही गलती किए हुए मैं जोर से और साफ साफ नहीं कह सकता था, लेकिन पहले ही शब्द में गड़बड़ा गया और भूत बना खड़ा रहा था। दिल मेरा धक धक कर रहा था और ऊपर आके उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। मास्टर हेमिल ने कहना शुरू किया था, फ्रेंच में तुम्हें फटकारूंगा नहीं, तुम्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए। कितनी बुरी बात है। हम लोग रोज रोज यही कहते थे कि वो बहुत तेरा वक्त है, कल पढ़ लूंगे, और तुम देखो कि यह कहते कहते हम कहाँ आ पहुँचे। कल अब हमारे लिए नहीं आएगा। कल आजकल में वो जर्मन लोग आ जाएंगे और कहेंगे, यह क्या बात है, तुम लोग बनते तो फ्रांसीसी हो पर अपनी ही भाषा न लिख सकते हो और न पढ़ सकते हो, और फ्रेंच एक तुम ही ऐसे नहीं हो, वरन हम में से और भी ना जाने कितने ही ऐसे हैं जिन्हें यह बरसना सुनने को मिल सकती है। तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ने के लिए चिंतित नहीं थे, वे तुम्हें किसी खेत या मिल में काम पर लगा देने पसंद करते थे, जिससे कि कुछ और आमदनी ही हो। और मैं भी दोषी हूँ ही। क्या मैंने अक्सर ही पढ़ाने के बजाय तुम्हें अपने बगीचे में पानी देने नहीं भेजा है? और जब मैं मछली के शिकार को जाता था, तब भी तो तुम्हें एक दिन ही छुट्टी दे जाता था। इस प्रकार हेमिल साहब इधर उधर की बातचीत करते करते फ्रेंच भाषा पर ही आ गए। कहने लगे, संसार की सबसे सुंदर भाषा है, यह सबसे साफ और सही है, हमें इसकी पूरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब देश गुलाम हो जाता है तब उसकी स्वतंत्रता वापस लेने की केवल एक ही कुंजी शेष जाती है, और वह कुंजी है उसकी भाषा। परतंत्रता की जेल में बंद मनुष्य के लिए उसकी अपनी भाषा ही उसकी स्वतंत्रता एक कुंजी है। यह कह चुकने के बाद मास्टर साहब ने व्याकरण खोली और सबक पढ़ाने लगे।
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो सब समझने में खूब अच्छी तरह आ रहा था। मेरा ख्याल है कि न तो मैंने कभी इतना ध्यान लगाकर कभी पढ़ा ही था, और न मास्टर साहब ने ही तबीयत लगाकर इतनी अच्छी तरह कभी पढ़ा ही था। ऐसे मालूम होता था कि वे बेचारे को कुछ जानते थे। जाने से पहले वह सब ही पढ़ा देना चाहते थे। व्याकरण के बाद सुलेख शुरू हुआ। आज हेमिल साहब हमें लोगों के लिए नई नई कापियां लाए थे, जिनमें बड़ी ही खूबसूरत गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था, अल्जक फ्रांस अल्जक। इतने बड़े बड़े शब्दों से लिखी इन कॉपियों के सफ़े क्लास भर में ऐसे लगे थे जैसे हर एक डेस्क पर झंडा फहर रहा हो। और सब चुपचाप बैठे लिखने में तन्मय थे। पन्नों पर चलती हुई नींबू की आवाज भर होती थी। एक बार कुछ बहेरों कमरे उड़ आए, किंतु किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चे ने भी नहीं, जो अक्षरों की गोलाई को भी ध्यानपूर्वक इतनी सावधानी से बना रहे थे जैसे वो गोलाइयाँ भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर बोल रहे थे। मैंने सोचा, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मनी में बोलने के लिए मजबूर क्या करेंगे? लिखते लिखते जब मेरी नज़र हेमिल साहब की तरफ उड़ जाती तो मैं देखता कि वे कमरे की किसी एक न एक चीज़ पर टकटकी लगाई देखता कि वे कमरे किसी एक न एक चीज़ पर टकटकी लगाए देखते होते, मानो वह अपने मस्तिष्क में यह चित्रित कर लेना चाहते वह कि उस छोटे से क्लास रूम में सब चीजें कैसे लगी रही थी। ख्याल कीजिए, 40 बरस से वे इसी कमरे में रहे, इसी कमरे में जहां उनके सामने हमेशा उनकी क्लास बैठी रही है और जिसकी खिड़की से बाहर बगीचा चमकता रहा है। पूरे 40 वर्ष सब कुछ वैसा ही था, केवल डेस्क और खोसियाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में वालनट का पेड़ बड़ा हो गया था और वह चाँप बेल जो स्वयं उन्होंने अपने हाथों लगाई थी, खिड़कियों के सहारे बल खाती हुई छत पर जा पहुंची थी।
बस बेचारा गरीब। यह सब छोड़ते हुए उसके दिल में कितनी दर्द उठ रहा होगा। छत पर ऊपर उनकी बहन संदूक ठीक कर रही थी, सो उसकी खटर पटर भी क्लासरूम में सुनाई पड़ रही थी। कल ही उन्हें देश छोड़कर चला जो जाना है, और वे हरेक का सबक सुनने की हिम्मत बांधे रहे। सुलेख लिखने के बाद इतिहास का एक पाठ उन्होंने पढ़ाया। फिर बच्चों ने बा भी ओ बू करके शोर करना शुरू कर दिया। वहाँ कमरे के पंखे बेंच पर वृद्ध अफसर ने चश्मा पहनकर और प्राइमर दोनों हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू कर दिया। और वे भी चिल्ला से ही रहे थे। भावावेश से उनकी आवाज कांपने लगी थी। और हमें सुनने में इतना मजा आ रहा था कि खूब हंसने और शोर करने की जी चाहता था। और वह आखिरी सबक मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। एकाएक गिरजे के घंटे ने 12 बजाए और इसी के बाद एंजेलिस के घंटे ने भी ठीक इसी वक्त कवायद करके लौटा हुआ रशियन सैनिकों की तुरही भी खिड़की के पास सुनाई पड़ी। एमिल मास्टर साहब भी कुर्सी से उठ खड़े हुए, बिल्कुल पीले पीले और लंबे लंबे लग रहे थे। मुझे इतने कि जितने मुझे कभी नहीं मालूम पड़े थे। दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं और जैसे उनके गले में कुछ अटक गया। वे आगे बोल नहीं सके। मेज पर से चाक का एक टुकड़ा उठाकर वे चुपचाप बड़ी शान के साथ ब्लैक बोर्ड की तरह चले। उस पर जितने बड़े अक्षर में लिखा जा सकता थे उनमें लिख दिया। फ्रांस जिंदाबाद। और लिखकर उन्होंने अपना सर दीवार के शेर ठिका दिया। बिना बोले उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आदेश दिया, जाओ स्कूल खत्म।